नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केदारनाथ में चल रही कार्यों की जानकारी ली और ड्रोन के माध्यम से वहां के विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। प्राथमिकता के कार्य चिन्हित करके पहले उन्हें पूरा कर लिया जाए। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट और आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते पर बने पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाएं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटे छोटे पैच को श्री केदारनाथ की ऐतिहासिकता से जोड़ा जाए ताकि श्रद्धालुओं को केदारनाथ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में रोचक जानकारियां मिले। इस क्षेत्र में आध्यात्म से संबंधित भी अनेक कार्य किए जा सकते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाए। बैठक में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 31 दिसंबर तक सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही रावत ने कहा कि केदारनाथ में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। तो इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। केदारनाथ के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। यहां के पुनर्विकास से इस बात पर जोर भी है कि इको फ्रेंडली हो और तीर्थ यात्रियों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी सुविधाजनक हो। केदारनाथ में पुनर्विकास के अलावा रामबन से लेकर केदारनाथ तक अन्य हेरिटेज सेंटर विकसित करने पर भी चर्चा की गई। ब्रह्मा कमल वाटिका समेत दूसरी जगहों के विकास पर भी विचार विमर्श किया गया है। इन प्रयासों से जहां हमारी संस्कृति का जुड़ाव गहरा होगा, वहीं पर्यटन को भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर बनने से पहले आज जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीला पर 28 साल के बाद कुबेरेश्वर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। इसके लिए मणिराम छावनी के महंत कमल नयन दास कुबेर टीला पहुंचे। 2 घंटे यह अनुष्ठान चला। आपको बता दें कि कुबेर टीला राम जन्मभूमि परिसर में है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। महंत कमल नयन ने कहा कि रुद्राभिषेक मंदिर निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और कोरोना महामारी के खात्मे के लिए किया गया। महंत ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण की तैयारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। जमीन को समतल करने का कार्य हो चुका है। जल्दी ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए संत समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मंदिर निर्माण शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री द्वारा गर्भगृह स्थल का भूमि पूजन का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके लिए उन्हें पहले ही आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया। अब वो खुद प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें भूमि पूजन के लिए आमंत्रित करेंगे। राघवेंद्र शुक्ला ब्यूरो चीफ हमारे साथ में अयोध्या से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये एक जो है आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम था जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत गोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने आज रुद्राभिषेक का बृहद कार्यक्रम किया। और ये सबसे खास बात जो है सृष्टि की, जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ है वह जो अधिग्रहित परिसर है 67.77 एकड़ भूमि, जो करीब 28 साल के बाद आज पहली बार रुद्राभिषेक का कार्यक्रम उस शिवलिंग पर हो रहा है जो अधिग्रहण परिसर के अंदर थी। यानी 28 सालों से उस मंदिर के ऊपर अभी तक ना ही कोई रुद्राभिषेक हुआ था और ना ही कोई वहां पर आ जा सकता था। कुल मिलाकर के उसको पूरी तरीके से बाउंड्री वॉल किया गया था और सघन तलाशी के बाद ही उससे काफी दूरी तक लोग जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं से जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के अटकलें सारी खत्म होती चली जा रही हैं, बहुत जल्दी ही राम मंदिर का भव्य निर्माण भी होगा। प्रधानमंत्री के भी आगमन को लेकर के लगभग हरी झंडी मिल चुकी है, इस तरीके की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आज जब एक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ, एक तरीके से वो एक शंखनाद है और एक बड़ी विजय जो हासिल हुई है। सुबह भी मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि जिस तरीके से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया था, ठीक उसी तरह से राम मंदिर के निर्माण को लेकर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने आज रुद्राभिषेक का एक बृहद कार्यक्रम किया हुआ है। चलिए राघवेंद्र, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11,610 हो चुकी है। कोरोना वायरस के 277 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीज 4,318 हैं और अब तक 6,971 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 321 लोगों की जान गई है। यूपी में लगातार पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। तो उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, अभी तक 6,971 के करीब मरीज यूपी में ठीक भी हो चुके हैं। 277 नए केसेस सामने आ चुके हैं। 371 लोगों की जान उत्तर प्रदेश में जा चुकी है। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी गई, अनलॉक 1.0 शुरू हुआ और उसके बाद में अब दूसरे चरण का भी आगाज हुआ। उसके बाद ही आंकड़े एक बैग बहुत तेजी के साथ में बढ़े हैं। जाहिर तौर पर बाजारें खुल चुके हैं। अब मॉल्स भी खुले हुए हैं। तमाम जो जिंदगी की रफ्तार थी पहले की तरह, उसे पहले की तरह ही लाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसी बीच में हम ये भूल चुके हैं कि अब हमारी जिंदगी पहले की तरह नहीं रही है। कुछ चीजें हमारे लिए अब बेहद अहम हो चुकी हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उनकी आदत डालनी पड़ेगी। तो यूपी में शहर शहर कोरोना का कहर लगातार जारी है। जौनपुर में फिर फूटा कोरोना बम। जौनपुर में एक साथ मिले हैं 24 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस। जौनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 352 हो चुकी है। जौनपुर में 190 एक्टिव केसेस हैं और 159 लोग ठीक हो चुके हैं। 3 लोगों की जान गई है। तो अलग अलग शहर में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुशील तिवारी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? एक साथ कई केसेस जौनपुर में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जौनपुर में लगातार कोरोना के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं। आज 24 केसेस जो है सामने आए हैं। आपको बता दें कि जो प्रवासी मजदूर काफी भारी मात्रा में, लगभग लाखों की संख्या में जो जिले में आ चुके हैं, वो जो है अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। उनका जो सैंपल भेजा जा रहा है और उनकी रिपोर्ट जब आ रही तो पॉजिटिव आ रही है। ऐसे लगभग लाखों लोग आ चुके हैं, जिससे जो है यहाँ मतलब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है इसको लेकर के। चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना से जंग में सीएम योगी ने अपना सरकारी प्लेन भी समर्पित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के काम में जुटा है सीएम योगी आदित्यनाथ का स्पेशल प्लेन। गोवा से ट्रूनेट मशीनों को लेकर लखनऊ पहुंचा सीएम योगी आदित्यनाथ का सरकारी विमान। गोवा से 14 ट्रूनेट मशीनें लेकर वापस लौटा है सीएम योगी आदित्यनाथ का स्पेशल प्लेन। चिकित्सा विभाग सभी 14 ट्रूनेट मशीनें मेडिकल कॉलेज में करवाएगा इंस्टॉल। ट्रूनेट मशीन में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को 40 मिनट में रिपोर्ट मिलेगी। पहले कोरोना की जांच रिपोर्ट आने से लग जाते हैं 24 से 48 घंटे। इमरजेंसी में इलाज करने वाले मरीजों को करना पड़ता है दिक्कतों का सामना और एक लंबे अंतराल का उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्टिव हैं, वैसे ही अब उनका सरकारी विमान भी यहां पर कोरोना की जंग में उन्होंने अपने सरकारी विमान को भी समर्पित कर दिया, जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। पहले कोरोना की जांच रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे लग जाते थे, लेकिन ट्रूनेट मशीनों की मदद से काफी ज्यादा आसानी होगी। इमरजेंसी में इलाज करने वाले जो मरीज होते थे, जिनकी क्रिटिकल सिचुएशन होती थी और ये नहीं मालूम होता था कि हाँ उनका टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, उनको एटलीस्ट 24 या 48 घंटे का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब इन मशीनों के जरिए इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी। खबर लखनऊ से, जहां जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गंगा तट का निरीक्षण किया। सीएम योगी का संकल्प साकार करने के लिए युद्ध स्तर पर
चैनलाइजेशन जारी है। बाढ़ बचाव, ड्रेजिंग और नदियों का भी चैनलाइजेशन जारी है। पहले यूपी में 5 लाख हेक्टेयर में बाढ़ कटान करती थी। अब योगी सरकार की तत्परता से पिछले साल महज 42,000 हेक्टेयर कटान हुई। किसी तरीके की कोई जनधन की हानि नहीं हुई है। तो निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किसी प्रकार की जनधन की हानि अभी तक नहीं हुई है। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गंगा तट पर जाकर वहां का औचक निरीक्षण किया है। कार्य कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इसे देखने की कोशिश की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्प को साकार करने के लिए कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बाढ़ बचाव, ड्रेजिंग और नदियों का चैनलाइजेशन लगातार किया जा रहा है। पहले यूपी में 5 लाख हेक्टेयर में बाढ़ कटान किया करती थी। अब योगी सरकार की तत्परता से पिछले साल महज 42,000 हेक्टेयर कटान हुई है। किसी भी तरीके की कोई जन या धन की हानि नहीं हुई है पूरे मामले में। लखनऊ से खबर है, जहां ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह की बड़ी कार्रवाई। मनरेगा योजना में अनियमितता पाए जाने पर हुई बड़ी कार्रवाई। गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर गाज गिरे। जिला मऊ के विकासखंड रतनपुर के बीडीओ रमेश यादव को निलंबित किया गया है। जिला मऊ के कई और उच्च अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तो मनरेगा योजना में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई। गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई। जिला मऊ के विकासखंड रतनपुर के बीडीओ को निलंबित किया गया। फिल्मी महानायक अमिताभ बच्चन का मिशन मिलाप। यूपी के लिए 6 चार्टर्ड फ्लाइट अमिताभ बच्चन ने मुहैया करवाई है। हर फ्लाइट में 180 मजदूरों को यूपी पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, आज से प्रवासियों को यूपी पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया। लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज और पटना पहुंचेंगी फ्लाइट। सोनू सूद के बाद में अमिताभ भी प्रवासियों की मदद के लिए सामने आए। 29 मई को मुंबई से 10 बसों की व्यवस्था भी अमिताभ कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन कॉर्प लिमिटेड हाजी अली दरगाह के साथ मिलकर प्रवासियों के लिए व्यवस्था की गई है। खबर लखनऊ से, जहां कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने हथकड़ी पहनकर लोगों को बांटी राहत सामग्री। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को जेल भेजे जाने से के खिलाफ में नाराजगी है। हाथों में हथकड़ी बांधकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया है। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हथकड़ी पहनकर यहां पर राशन वितरण किया गया है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने हथकड़ी पहनकर ये राशन वितरण किया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां एसीजेएम थर्ड कोर्ट में सामाजिक दूरी भूल गए लोग। दूसरे दिन कोर्ट खोलने पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोर्ट परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से उल्लंघन देखा गया है। आपको बता दें, गाजियाबाद के एसीजेएम थर्ड कोर्ट में उमड़ी भीड़ की तस्वीरें आप देखिए। कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर कोर्ट में भीड़ का जमावड़ा तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो लगातार आपको गाजियाबाद से खबर बता रहे हैं, दूसरे दिन कोर्ट खोलने पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, जो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि भारी पैमाने पर भीड़ यहां पर जुटी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नजर नहीं आई है। गाजियाबाद की यह खबर है, कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर कोर्ट में भीड़ का जमावड़ा आखिरकार कैसे हुआ, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट के लिए भी तमाम नियम कानून बनाए गए हैं कि कितने लोग अंदर जा सकते हैं, किस तरीके का प्रावधान होगा। ये तमाम बातें सुनिश्चित की गई हैं। गाइडलाइंस में भी, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से भी ये उल्लंघन ही है। एडवोकेट अमित राणा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके की तस्वीरें हमने यहाँ पर दी हैं, हैरान करने वाली हैं। तमाम नियम कानून गाइडलाइंस के बावजूद भी आखिरकार यहाँ पर उल्लंघन कैसे किया गया? जी बोलिए अमित। थर्ड एसीजेएम साहब के यहाँ कल ये दोपहर की घटना है जी, जिसमें जमानतियों
जमानती दाखिल किए जाते हैं। जी। हाँ, कल दूसरी बार हमारी कोर्ट खुली थी और दोनों दिन इसी तरह से भीड़ थी। और कल तो देखने को ये मिला सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम उल्लंघन किया गया जी। सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे और भीड़ आप देख ही रही थी। बिल्कुल ठीक है अमित, जिस तरीके से तमाम गाइडलाइंस भी आई हैं उसके बावजूद भी ये उल्लंघन हुआ, प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई देखरेख यहाँ पर नहीं थी, कोई सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए थे? जी नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से देखरेख नहीं थी, कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। चलिए ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर अपने आप में घोर लापरवाही की तस्वीरें हैं कि इतने नियम कानून बनने के बावजूद भी कोर्ट में इस तरीके का उल्लंघन जायज नहीं है। सहारनपुर से खबर है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े दो बदमाशों के पास से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए। दोनों बदमाशों के पास से अवैध असलाह भी बरामद किया गया। थाना मिर्जापुर पुलिस के सफीपुर में गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। थाना बेहट और मिर्जापुर के इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बागपत में भी अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया। बड़ौद के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 65 दिनों से एक अध्यापिका अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही है, जिसके खिलाफ में बीएसए बागपत ने मुकदमा दर्ज करवाया तथा कथित अध्यापिका अनामिका शुक्ला के खिलाफ में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने पर आईपीसी की धारा 420 के तहत में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस और शिक्षा विभाग को नौकरी कर रही तथा कथित अध्यापिका की सच्चाई नहीं पता चली है। विद्यालय में नौकरी कर रही अनामिका कौन थी, उसकी सच्चाई क्या है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है और किस तरीके से फर्जीवाड़े करके उसने नौकरी पाई है। बीएसए द्वारा मुकदमा लिखवाने के बाद में बड़ौद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है और तथाकथित अनामिका की तलाश तेज कर दी गई है। बीएसए बागपत राजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि अनामिका शुक्ला की 65 दिन पहले यहां नियुक्ति हुई है, लेकिन उसकी सैलरी नहीं भेजी गई थी, जिसके बाद में उनका अकाउंट मंगवाया गया तो किसी दूसरे सरकारी स्कूल के माध्यम से उनके अकाउंट में सैलरी आई हुई थी, जिस पर स्कूल प्रशासन ने संदिग्ध मानते हुए जानकारी दी, जिसके बाद में तथाकथित अनामिका शुक्ला पर 420 का मुकदमा दर्ज किया गया। जैसा कि हमें संज्ञानित कराया गया था कि वो यहाँ के अतिरिक्त अन्य जगहों पे भी कार्यरत है, तो इसी संदर्भ में हमने जो है तहरीर देकर के एफआईआर दर्ज कराई। तो यहाँ रहते हैं कौन थी ये और कितने दिन से यहाँ नौकरी कर रही थी? 31 दिसंबर को कार्यभार ग्रहण किया था हमारे यहाँ 31 दिसंबर 19 को। उसके बारे में जानकारी लगी कहाँ की रहने वाली थी, कौन थी? नहीं, हमारे यहाँ जो ऑन रिकॉर्ड उसका एड्रेस है वो मैनपुरी का है। कोई वेतन वगैरह भी इशू हुआ था? बिल्कुल नहीं, एक भी दिन का भुगतान